हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। ये आज हमारा EC2 मॉड्यूल का लास्ट वीडियो है जिसमें हम समरी ऑन Q&A क्वेश्चन एंड आंसर्स को कवर करेंगे। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया, डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल्स करके देख लिए, जो थ्योरी हमें रेलेवेंट लगती थी फॉर द बिगनर लेवल वो सब हमने कवर की है। अब उन सबको समराइज करने का टाइम है, सो लेट्स सी द समरी ऑफ EC2 मॉड्यूल। फर्स्ट थिंग, EC2 इज द प्राइमरी सर्विस फॉर प्रोवाइडिंग कंप्यूट। ये EC2 हमने बताया था, ये प्राइमरी सर्विस होती है कंप्यूट प्रोवाइड कराने के लिए आपको। और ये पहली सर्विस थी, वन ऑफ द प्राइमरी सर्विसेज जो AWS ने स्टार्ट की थी। AMI रिप्रेजेंट्स द इनिशियल सॉफ्टवेयर स्टेट ऑफ इंस्टेंस लाइक OS एंड एप्लीकेशंस। हमने आपको बताया था कि जब भी आप कोई कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, अगर आप कंप्यूटर खरीदने जाएं और आप एक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें दो चीज़ें आती हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें आप कंसर्न होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके साथ जो इनिशियल एप्लीकेशंस आते हैं उनको रिलेटेड, जिसको हम AWS की लैंग्वेज में अमेजॉन मशीन इमेज बोलते हैं। ओके, सो अमेजॉन मशीन इमेज रिप्रेजेंट्स द इनिशियल सॉफ्टवेयर स्टेट। इंस्टेंस टाइप जो होता है वो इनिशियल हार्डवेयर स्टेट को बताता है और जिसमें हम कवर करते हैं CPU कैसा होगा, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क अडेप्टर रिलेटेड चीज़ें। दूसरी चीज़ जो इसमें हमने आपको बताई थी, फॉर इजी स्पॉटिंग AWS ने क्या किया है, इनको फैमिलीज में डिवाइड कर दिया है। इंस्टेंस टाइप को डिफरेंट डिफरेंट फैमिलीज में डिवाइड किया है, जिसमें आपको कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट रिलेटेड काम ज़्यादा करना है अगर, तो आप कंप्यूट ऑप्टिमाइज से फैमिली से चूज कर सकते हैं इंस्टेंस को। मेमोरी रिलेटेड वर्क अगर आपका ज़्यादा है तो मेमोरी ऑप्टिमाइज, सिमिलरली स्टोरेज ऑप्टिमाइज। नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन के लिए इन्होंने 3 लेवल्स बताए हैं, लो, मॉडरेट एंड हाई, और एनहेंस नेटवर्किंग के बारे में हमने पढ़ा था। नेक्स्ट चीज़ आती है AMI सोर्सेज। जो हमने AMI की बात करी तो AMI कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं आपको। तो एक तो होता है AWS पब्लिश्ड, जो AWS खुद आपको अवेलेबल कराता है, या फिर अपने कुछ पार्टनर्स के थ्रू जो उसने जिनके साथ टाई अप कर रखा है उनको एक पोर्टल दे दिया है जिसको हम कहते हैं मार्केट प्लेस। इस पे आप अपने सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, खरीद बेच सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल रहता है। ठीक है, वो आपको हेल्प करता है बिकॉज लाइसेंस जो होता है, जो क्लाउड पे एक लाइसेंस थोड़ा डिफरेंट टाइप का लगता है, वो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मिल जाता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट सॉफ्टवेयर की भी देनी पड़ती है। कस्टमर जनरेटेड, अगर आपने कोई EC2 इंस्टेंस ऑलरेडी लॉन्च किया है उसका आप AMI बना सकते हैं, इसका हमने प्रैक्टिकल भी देखा था। एंड VM वर्चुअल मशीन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये एक जो आपके वर्चुअल मशीन्स आउटसाइड क्लाउड एनवायरनमेंट हैं उनको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज AMI। सो दीज आर द सोर्सेज ऑफ AMI फॉर AWS। अब अगर आपने कोई इंस्टेंस को लॉन्च किया है, वो लिनक्स का हो सकता है या फिर विंडोज का है मान लीजिए। लिनक्स वाले इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए तरीका होता है SSH। इसमें AWS में PEM फाइल जनरेट होती है, की पेयर मैकेनिज्म होता है प्राइवेट की पब्लिक की। प्राइवेट की आपको मिल जाती है, पब्लिक की इंस्टेंस के अंदर ही रहती है। लिनक्स के केस में इस प्राइवेट की जो कि .pem फाइल होती है, इसके थ्रू आप SSH करके लिनक्स इंस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। इन केस ऑफ विंडोज, इस प्राइवेट की के थ्रू आप एक पासवर्ड जनरेट करते हैं जिसके थ्रू आप RDP कनेक्शन स्टैब्लिश करके विंडोज मशीन में लॉग इन कर सकते हैं। इसके मैंने आपको यूजर नेम और पासवर्ड, यूजर नेम्स भी आपको बताए थे लिनक्स मशीन के लिए, जैसे EC2 यूजर होता है, उबंटू होता है, सो उसकी लिस्ट मैंने आपको दी थी, सो यू कैन रेफर टू दैट स्लाइड। इन केस ऑफ विंडोज यूजर नेम इज यूजुअली एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सेप्ट इन केस ऑफ लैंग्वेजेस, अगर फ्रेंच लैंग्वेज है तो उसकी स्पेलिंग थोड़ी अलग हो जाती है। सिक्योरिटी ग्रुप्स के बारे में हमने बात करी थी, ये वर्चुअल फायरवॉल्स होते हैं बट बहुत ज़रूरी इंस्टेंस लेवल पे होते हैं। एक जो आपके फायरवॉल्स होते हैं वो नेटवर्क लेवल पे होते हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये सिक्योरिटी ग्रुप्स जो हैं वो इंस्टेंस लेवल पे होते हैं। पर इंस्टेंस आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाना ज़रूरी है, अगर आप नहीं बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट बना के देगा AWS जब आप इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। दीज आर स्टेटफुल। स्टेटफुल का मतलब होता है अगर आपकी जो आउटगोइंग रिक्वेस्ट है उसका रिस्पॉन्स अगर आता है तो इवन इफ उसके करस्पॉन्डिंग अगर वहाँ पे रूल नहीं भी लिखा है आपने सिक्योरिटी ग्रुप में तो भी इसको ये अलाउ करता है।
बाय डिफ़ॉल्ट इट डिनाइज़ ऑल द ट्रैफ़िक, सो आपको ऊपर से ओपन करना पड़ता है। सिक्योरिटी ग्रुप में जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो बेस्ड ऑन प्रोटोकॉल, पोर्ट या सोर्स एंड डेस्टिनेशन आपको देना पड़ता है। जिस तरीके से हमने देखा था एसएसएच आरडीपी के केस में आपको पोर्ट 22, 3889 ये सब आपको देना पड़ता है। आपको ये भी बताना पड़ता है कि सोर्स या डेस्टिनेशन क्या है जिसमें हम आईपी एड्रेसेस वगैरह देते हैं, सीआईडीआर ब्लॉक। प्राइसिंग ऑप्शंस 3 तरीके के ऑन डिमांड, रिजर्व्ड एंड स्पॉट हमने देखे थे। ऑन डिमांड यूजुअली देखिए प्राइस आपका पर आवरली चार्ज होता है। ऑन डिमांड जैसे आपको ज़रूरत है वैसे आपने माँगे आपको मिल गया। ये पर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, इसमें पैसा ज़्यादा लगता है। अगर आपको ऑलरेडी नीड पता है कि आपका वर्कलोड कितना होने वाला है तो आपको रिज़र्व्ड यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो आपको थोड़ा-सा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। एंड जब आपका इस तरीके का काम हो कि अगर कोई आपका इंस्टेंस बंद भी हो गया तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस केस में आपको स्पॉट इंस्टेंस यूज़ करना चाहिए जिसके अंदर बिडिंग होती है। अगर आपकी बिड प्राइस स्पॉट प्राइस से ऊपर है तो आपको इंस्टेंस मिल जाएगा। अगर कम आती है तो वो इंस्टेंस आपके हाथ से चला जाएगा। आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है अपना टर्मिनेशन करके, वर्क को ख़त्म करके टर्मिनेट करने का। टेनेंसी ऑप्शंस में शेयर, डेडिकेटेड इंस्टेंस एंड डेडिकेटेड होस्ट पढ़ा था हमने। डेडिकेटेड इंस्टेंस शेयर तो जैसे सब कुछ डिफरेंट कस्टमर्स के बीच में शेयर है। डेडिकेटेड इंस्टेंसेस में हार्डवेयर शेयर होता है फॉर अदर्स, पर एक कस्टमर के लिए डेडिकेटेड हार्डवेयर आपको मिल जाता है। डेडिकेटेड होस्ट के केस में पूरी की पूरी मशीन एक कस्टमर्स के लिए कस्टमर को डेडिकेटेड हो जाती है। बूटस्ट्रैपिंग, अगर आप लॉन्च के टाइम पे, इंस्टेंस लॉन्च के टाइम पे कोई प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं, किसी तरीके का कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं, तो आप यूज़र डेटा एडवांस्ड ऑप्शंस में जाके बूटस्ट्रैपिंग कर सकते हैं। टर्मिनेशन प्रोटेक्शन, अगर आप गलती से अपना सिस्टम टर्मिनेट होना नहीं देना चाहते हैं, उस केस में आप टर्मिनेशन प्रोटेक्शन जो कि एक चेक बॉक्स होता है उसको एनेबल कर सकते हैं। इलास्टिक आईपीज़, यूजुअली नॉर्मली आईपीज़ जो होते हैं वो किसी एक इंस्टेंस से मैप होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप इलास्टिक आईपी इंडिपेंडेंट ऑफ इंस्टेंस खरीद सकते हैं, उसको अपने अकाउंट में रख सकते हैं और जिस भी इंस्टेंस पे आप उसे मैप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं एंड इट इज़ ट्रांसफरेबल। अब हमने वॉल्यूम्स के बारे में बात करी थी। 2 तरीके के होते हैं, इंस्टेंस स्टोर एंड ईबीएस। इंस्टेंस स्टोर टेम्परेरी होते हैं एंड ईबीएस परसिस्टेंट नेचर के होते हैं। इंस्टेंस स्टोर इसीलिए जैसे ही आप वो स्टॉप होता है इंस्टेंस इस ठीक है, तो आपका डेटा डिलीट हो जाएगा। इंस्टेंस स्टोर पे जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। रिबूट करने पे नहीं होगा, टर्मिनेट करने पे भी खत्म हो जाएगा। इसीलिए आईएस इंस्टेंसेस मतलब इंस्टेंस स्टोर वाले बैक्ड इंस्टेंसेस को स्टॉप करने का अब एडब्ल्यूएस ने ऑप्शन हटा दिया है। ईबीएस के केस में परमानेंट ब्लॉक स्टोरेज होता है एंड ऑटोमेटिकली रेप्लिकेटेड अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन्स फॉर हाई अवेलेबिलिटी। ईबीएस के हमने 3 टाइप पढ़े थे, मैग्नेटिक, जनरल पर्पस एंड प्रोविजन आईओप्स। इन सब में एक बेसलाइन होता है, जैसे कि जनरल पर्पस में 3 आईओप्स पर जीबी होता है। इन सब का पर कुछ एक मैक्सिमम लिमिट होता है, लाइक 3000 फॉर जनरल पर्पस, 20,000 फॉर प्रोविजन आईओप्स। जनरल पर्पस के अंदर एक हमने फीचर पढ़ा था, वो होता है इनपुट आउटपुट क्रेडिट। अगर आपने बेसलाइन मान लीजिए जितना अवेलेबल है उतना यूज़ नहीं किया है तो आपको एक क्रेडिट मिल जाता है जिसको आप जब आपका ट्रैफिक ज़्यादा है उस टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। यूआरएल फॉर ऑब्टेनिंग इंस्टेंस मेटा डेटा, किसी भी इंस्टेंस जिसको आपने रन किया अगर उसका मेटा डेटा आपको चेक करना है तो आप इंस्टेंस में जाके अगर इस स्पेसिफिक यूआरएल को हिट करेंगे तो उस इंस्टेंस का सारा मेटा डेटा आप एक्सेस कर सकते हैं। स्नैपशॉट्स, स्नैपशॉट्स आर पॉइंट इन टाइम बैकअप ऑफ ईबीएस वॉल्यूम और S3 टेक्नोलॉजी को यूज़ करके स्टोर होते हैं, बट इन पे आपको कोई एक्सेस नहीं रहता है। एडब्ल्यूएस बस इनको यूज़ करता है S3 टेक्नोलॉजी को। ऐसा नहीं है कि अगर वो S3 बकेट में है तो आप उसको डायरेक्टली वहाँ से देख सकते हैं। इंस्टेड आपको स्नैपशॉट्स यूआई करके मिलता है जहाँ से आप इससे प्ले कर सकते हैं। Snapshots are incremental in nature and only store deltas, which is correct. Snapshots created immediately, जब आप स्नैपशॉट बनाएंगे तो बन बहुत जल्दी जाता है बट उसके अंदर जो डेटा है वो लेजीली लोड होता है, ठीक है। बट एक चीज़ नोट कीजिएगा, जितनी देर के लिए भी स्नैपशॉट बन रहा है ऐसा नहीं है कि आपको वॉल्यूम उस टाइम यूज़ नहीं कर सकते। वॉल्यूम आप इमीडिएटली आपको अवेलेबल रहता है। स्नैपशॉट्स आर हेल्पफुल इन क्रिएटिंग वॉल्यूम्स टू अ डिफरेंट रीजन बाय कॉपिंग स्नैपशॉट, ये हमने प्रैक्टिकली देखा था। एंड स्नैपशॉट कैन बी यूज टू क्रिएट वॉल्यूम्स ऑफ डिफरेंट साइज। अगर आपको कोई इंस्टेंस को दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में ट्रांसफर करना है तो आप AMI बना के कर सकते हैं, ये भी हमने प्रैक्टिकली देखा था।
टू अटैच अ वॉल्यूम टू इंस्टेंस, दोनों वॉल्यूम एंड इंस्टेंस शुड बी इन द सेम अवेलेबिलिटी जोन, राइट? जब हमने इस तरीके का नहीं था, प्रैक्टिकली में हमने देखा था कि हमारे को एक एरर आती है, इसके लिए हमें एएमआई बना के पहले इंस्टेंस को ट्रांसफर करना पड़ा था, उसकी के बाद हम उस वॉल्यूम को अटैच कर पाए थे। EBS optimized instances provide better performance because of no interference in traffic. सो दिस इज ऑल द समरी जो हमें डिस्कस करनी थी। हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर लिए हैं, कवर कर दिए हैं। फ्रॉम द सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ये ही मेन पॉइंट्स आपको इंटरव्यू सर्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड पे। तो ये आपको थोड़ा एक फेयर आइडिया दे देंगे, जस्ट 3-4 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बट आपको एक फेयर आइडिया मिल जाए किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सो द पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो है, what is the best way to handle intermittent workload requiring 1500 IOPS for a short duration for an otherwise consistent load of 750 IOPS requiring 500 GB EBS? तो आपका जो कंसिस्टेंट लोड है वो है 750 IOPS का, 500 GB EBS। तो इस केस में क्या ऑप्शन, अगर आपको बीच बीच में इंटरमिटेंट 1500 IOPS की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या बेस्ट सिनेरियो है उसे हैंडल करने का? Let's see the options. Consistent instance store usage, I don't think so it is a good option, क्योंकि इंस्टेंस स्टोर की जगह हमारे को EBS पे देखना चाहिए, क्योंकि उसमें 3 ऑप्शन हमें मिलते हैं, मैग्नेटिक, प्रोविजन और जनरल पर्पस। मैग्नेटिक इज नॉट फॉर दिस पर्पस, क्योंकि उसमें इतना IOPS दे ही नहीं सकता है। कंसिस्टेंट प्रोविजन IOPS इज अ गुड ऑप्शन, बट आई थिंक वो महंगा होता है। इस केस में जनरल पर्पस SSD वॉल्यूम बेस्ट है, क्योंकि जनरल पर्पस SSD का क्या होता है कि 3 IOPS पर GB का इट हैज़ बेस लाइन। तो यहाँ पे अगर 500 GB है तो 3 इंटू 500 1500 IOPS का हमें बेस लाइन है, 750 ही यूज़ हो रहा है, तो इसका मतलब हमें IO क्रेडिट मिल जाएगा 750 IOPS का, which should be good for handling intermittent workload. So the correct answer is general purpose SSD volume. Okay, so this is how you have to handle the question. अब मैं just thought process आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके क्वेश्चन आए तो आपको किस तरीके से हैंडल करना है। Let's go to the second question. Would we be able to modify the Linux instance of type c4.large to c5.large? True या false? Yes या no? तो ऐसा आप नहीं कर सकते। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो C4 के अंदर ही आप उसी इंस्टेंस टाइप के अंदर C4 लार्ज की जगह 2x लार्ज, 4x लार्ज इस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, पर C4 टू C5 ये अलाउ नहीं होता है। सो द करेक्ट आंसर इज नो। What is the best setup to handle traffic which doubles every start of the month, otherwise being well managed or 2 instances the whole month? तो पूरे महीने आपको केवल 2 इंस्टेंस ही लग रहे हैं, बट स्टार्ट ऑफ द मंथ सडनली आपका ट्रैफिक डबल हो जाता है, तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? रन 2 रिजर्व्ड इंस्टेंसेस होल मंथ एंड ऐड 2 ऑन डिमांड इंस्टेंसेस एट स्टार्ट ऑफ मंथ। आई डोंट थिंक ये अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि रिजर्व्ड इंस्टेंसेस जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, ठीक है? Actually, it is a good option, to be honest. You should be running 2 reserved instances whole month. आपको पूरे महीने 2 reserved instance रन करने चाहिए, बिकॉज आपका 2 से काम हो रहा है पूरे महीने का, और वो आपको सस्ता पड़ता है, इट इज़ इकोनॉमिकल फॉर यू। और जब आपका पीक, जब ट्रैफिक ज़्यादा ज़रूरत हो, तब आप ऑन डिमांड इंस्टेंसेस ले सकते हैं। रन 4 रिजर्व्ड इंस्टेंसेस ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिजर्व करके रखने का कोई पॉइंट नहीं है, यू विल जस्ट बी पेइंग एक्स्ट्रा मनी। और 2 ऑन डिमांड इंस्टेंसेस ऑल द टाइम, 2 ऑन डिमांड अगर हम करेंगे तो ऑन डिमांड जो होता है वो महंगा होता है, और रिजर्व्ड इंस्टेंसेस हमारे को सस्ते में मिल जाते हैं। तो इट इज़ मोर की एफिशिएंट कि हमें जब पहले से पता है कि हमारा वर्कलोड 2 इंस्टेंसेस का पूरे महीने है, तो हम 2 रिजर्व्ड इंस्टेंस रखें पूरे महीने, और जब पीक हो, जब आपका ट्रैफिक ज़्यादा हो, तब आप 2 डिमांड इंस्टेंसेस ले लें। सो द करेक्ट आंसर इज द फर्स्ट वन। For how long will the interruption be in assessing the volume while the snapshot is being taken? So कोई interruption नहीं होता। जैसे मैंने बताया था, स्नैपशॉट जब लिया जाता है इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है, कोई इंटरप्शन नहीं होता, एंड डेटा बस लेजीली लोड होता है। सो नो इंटरप्शन फॉर यू।
Okay, this is the correct answer. A volume can be attached to instance within the same region irrespective of availability zone. तो ये ट्रू या फॉल्स? तो ऑब्वियसली मैंने बताया था अगर वॉल्यूम सेम रीजन में है ठीक है, बट अवेलेबिलिटी जोन भी सेम होनी चाहिए वॉल्यूम और इंस्टेंस की, अदरवाइज आपको एरर आएगा जैसा कि हमने प्रैक्टिकल में देखा था. तो द करेक्ट आंसर इज फॉल्स. सो गाइज दैट इज ऑल दैट वी हैड टू डिस्कस. EC2 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, पहला प्राइमरी सर्विस है जैसे मैंने बताया. एंड मेन फंक्शन जो AWS क्लाउड में अगर आप कुछ करना चाहते हैं वो या तो आप स्टोरेज रिलेटेड करते हैं या फिर मशीन कंप्यूट रिलेटेड. सो वो दोनों ही हमने कवर किए हैं अभी तक, S3 और EC2. नेक्स्ट मॉड्यूल में हम VPC के बारे में पढ़ेंगे जिसमें आपको पूरा एक डेटा सेंटर किस तरीके से सेटअप करते हैं सिक्योर वे में उसकी नॉलेज मिलेगी. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. If you did, please like it, share it, comment, and please do subscribe to my channel. Thanks for your time.